जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, आज के इस सेशन में हम हिमाचल प्रदेश जीके, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहोगे। तो चलिए मां सरस्वती का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र का सदाबहार नृत्य बालबा है? हिमाचल के कौन से क्षेत्र का सदाबहार नृत्य बालबा है? तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट है। झांझर कौन से जिले का एक लोक नृत्य है? झांझर कौन से जिले का एक लोक नृत्य है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो झांझर है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का ही एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मैं आपको बता दूं, कांगड़ा किले का निर्माण सुशर्मा चंद ने करवाया था। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल का सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है हमारा चंबा जिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या पूछा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? हिमाचल के सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यहाँ पे हमारा, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रथम राज्य पत्र कौन था? कौन सा था? हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला जो राज्य पत्र है वो कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला राज्य पत्र था गिरिराज। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हिमाचल की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो नेचुरल लेक है, वो कौन सा है? मैं आपको बता दूं, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा रेणुका झील, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी सबसे बड़ी मैन मेड लेक है, सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है वो कौन सी है? गोविंद सागर लेक। और ये कहाँ पे स्थित है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? गोविंद सागर जो लेक है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो उम्मीद है आपको पता लग गया होगा सबसे बड़ी प्राकृतिक और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, और ये जो दोनों झीलें हैं वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध चैडविक झरना हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है? प्रसिद्ध चैडविक झरना हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, जो चैडविक झरना है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट। आगे दोस्तों, हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? राइट आंसर इज यमुना। तो हिमाचल से बहने वाली सबसे छोटी नदी वो कौन सी है? यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हिमाचल प्रदेश की पहली लेडी जो मुख्य न्यायाधीश थी वो कौन थी? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर रहने वाला है श्रीमती लीला सेठ। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, काफी इंपॉर्टेंट है, शिमला को हिमाचल की राजधानी कब बनाया गया था? शिमला को हिमाचल की राजधानी कब बनाया गया था? तो मैं आपको बता दूं, 1966 में शिमला को हिमाचल की राजधानी बनाया गया था। आगे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या पूछा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? हिमाचल की कौन सी झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो रहने वाला है लामा झील। और दोस्तों, आप सभी के लिए क्वेश्चन जो है वो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, जो लामा झील है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और ये जो पार्ट है इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपने इस पार्ट को ध्यान से समझा तो आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, हमने यहाँ पे जो सूटेबल आर्टिकल है उसका यूज़ करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बताया जा रहा है? दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है देयर ए डैश फिश इन डैश बोतल। तो हमने यूज करना है आर्टिकल। क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है, पहले में भी द, दूसरे में भी द, वो आएगा, या इसके अलावा जो हमारे अदर 3 ऑप्शंस है उनमें उनमें से एक जो पेयर है वो सही रहने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा सेंटेंस है वो करेक्टली कैसे होगा,
देयर इज अ फिश इन द बोतल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, पहले में आएगा अ, और जो हमारा दूसरा है वहां पे आएगा द। देयर इज अ फिश इन द बोतल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही रहने वाला है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। अब आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है। मान लो मैंने क्या किया है, एक जो डस्टबिन है उसके अंदर एक पेन रखा हुआ है। मैंने एक पेन रखा है, नेचुरल सी बात है, जब तक मैं नहीं हिलाऊंगा तब तक वो जो पेन है उसमें किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी। पेन रखा हुआ है दोस्तों, तो जो पेन है वो स्टिल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलूंगा दोस्तों मैं, द पेन इज इन द डस्टबिन। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या है, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। हमने जो पेन है वो डस्टबिन में डालना है। जब हम पेन को डस्टबिन में डाल रहे होंगे तो पेन में मूवमेंट होगी, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक जगह पे रह के जो पेन है वो डस्टबिन के अंदर चला जाएगा। जब हम पेन को डस्टबिन के अंदर फेंकेंगे तो पेन के अंदर एक तरह की मूवमेंट रहेगी। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा दूं। अगर ऐसी सिचुएशन हो जो एक जो चीज है वो दूसरी चीज के अंदर हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया जो पेन है वो डस्टबिन के अंदर है, तो ऐसे में क्या लगता है हमारा इन। अगर ऐसी सिचुएशन हो दोस्तों, एक जो चीज है वो दूसरी चीज के अंदर हो, लेकिन जो अंदर वाली चीज है वो मूवमेंट कर रही हो, जैसे मान लो एक टोकरी के अंदर एक कैट है और वो जो कैट है वो झटपटा रही है, मूवमेंट कर रही है, तो ऐसे में क्या आएगा हमारा इनटू। सेम यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन है, अगर हम जो एक चीज है वो दूसरी चीज के अंदर डाल रहे हैं तो तब भी हमारा क्या आएगा इनटू। ठीक है दोस्तों, अगर एक जो चीज है वो दूसरी चीज के अंदर हो और वो स्टिल हो तो क्या आएगा इन, और एक जो चीज है वो अगर हम दूसरी चीज के अंदर डाल रहे हो या इसके अलावा एक जो चीज है वो दूसरी चीज के अंदर है और उसमें मूवमेंट हो रही हो, तो इन दोनों सिचुएशन में आएगा हमारा दोस्तों इनटू। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्ड फ्लू डैश माई हेड। द वर्ड फ्लू डैश माई हेड। अब देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है, जो ये पक्षी है वो मेरे सिर के ऊपर से उड़ा, ठीक है, या उड़ गया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लो एक सिचुएशन है, मैंने एक कॉपी के ऊपर एक पेन रखा हुआ है। अब वो जो पेन और कॉपी है आपस में फिजिकली टच हो रहे हैं। जो पेन है वो कॉपी के ऊपर है और जो पेन और कॉपी है उनका जो टच है वो फिजिकली बना हुआ है। ये तो हमारे पास हो गई ऑन वाली सिचुएशन। ऐसे में क्या बोलूंगा, द पेन इज ऑन द कॉपी। अब देखिए दोस्तों, एक ऊपर और वाली सिचुएशन है। मान लो कि मैं खड़ा हुआ हूं और एक जो पक्षी है वो मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा है। अब कहने को तो मैं यही बोलूंगा जो पक्षी है वो मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसे में जो फिजिकल टच है वो नहीं है। जहां पे फिजिकल टच हो वहां पे आएगा दोस्तों ऑन, यहाँ पे फिजिकल टच ना हो वहां पे हमारा क्या आएगा, सोचिए सोचिए, वहां पे आएगा हमारा ओवर। द वर्ड फ्लू ओवर माई हेड। जो पक्षी है वो मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया। ठीक है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 16, द रैट इज वॉकिंग डैश द टेबल। द रैट इज वॉकिंग डैश द टेबल। अब मैंने आपको एक चीज समझा दी, अगर एक जो चीज है वो दूसरे के ऊपर हो, उनमें फिजिकली टच हो और वो जो चीज है वो स्टिल हो, जैसे मैंने बोला मैंने पेन के कॉपी के ऊपर एक पेन रखा हुआ है। अब वो जो पेन है तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसे हम नहीं हिलाओगे। लेकिन इसके ऑपोजिट एक और सिचुएशन है, मान लो टेबल के ऊपर एक चूहा है और वो चूहा है कभी लेफ्ट जा रहा है कभी राइट जा रहा है, जो उसमें मूवमेंट हो रही है। तो दोस्तों ऐसे में क्या आएगा, ऑन टू। अगर एक जो चीज़ है वो दूसरे के ऊपर है और वो स्टिल है तो क्या आएगा हमारा ऑन, और वो जो चीज़ है वो दूसरे के ऊपर है लेकिन उसमें मूवमेंट हो रही है, तो ऐसे में क्या आएगा दोस्तों ऑन टू। तो इसमें क्या आएगा, द रैट इज वॉकिंग ऑन टू द टेबल। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक्स। शी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक्स। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो रहेगा एट। शी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ही इज डैश MLA। ही इज डैश MLA। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे तो आपने ये चीज नहीं समझनी कि अगर बोबल है तो हमारा जो आर्टिकल है वो एन आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे शिमला हैज डैश यूनिवर्सिटी। जो शिमला है उसके पास एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है दोस्तों, अब जब हमने देखा कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो पहला लेटर है वो है हमारा यू, और वो जो यू है वो हमारा रहता है बोबल। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पे आएगा एन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब हमने बोल के देखा यूनिवर्सिटी तो उसमें जो पहला लेटर है किसकी आवाज आ रही है, य यज्ञ की, और वो जो य यज्ञ हमारा है वो हमारा स्वर नहीं होता, वो हमारा होता है व्यंजन। तो वो जो व्यंजन है वो किसका यूज करवाता है, अ का।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने बोल के देखना है एमएलए। जब आपने बोल के देखा एमएलए, तो पहले कौन सी साउंड आ रही है? ए की। और जो ए की साउंड आ रही है वो हमारा रहता है स्वर। ए हमारा हिंदी का एक स्वर रहता है। तो ऐसे में वोवल ना होते हुए भी हम किसका यूज कर रहे हैं? एन का। तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में बैठ गया होगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है इस क्वेश्चन को गलत करके ही आते हैं। ही वॉज एबसेंट डैश द क्लास। ही वॉज एबसेंट डैश द क्लास। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वो सोचते हैं इन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आने वाला है? फ्रॉम। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। क्वेश्चन नंबर 20 है। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 10 स्टूडेंट्स। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 10 स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है 20 और 21 ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हैं मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 20 को हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 21 को हम पढ़ेंगे। ट्वाइस आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश रिया एंड जिया। आपने दोस्तों एक चीज समझनी है, अगर जो बंदे हैं वो है हमारे दो, ठीक है। अब देखिए, जो ट्वाइस है इनका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इन दोनों में बांटना है। अगर दो बंदे हो तो हमारा क्या आएगा? बिटवीन। अगर जो बंदे हैं वो दो हो और बांटने की बात कर रहे हो तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? बिटवीन। अगर दोस्तों वो जो बंदे हैं वो दो से अधिक है, दो से अधिक 3 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हमारा क्या आएगा बीच में? अमंग। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो बंदे हैं वो दो से ज़्यादा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो दो से ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या आएगा हमारा? अमंग। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जो जो लोग हैं वो कितने हैं? 2, रिया एंड जिया। तो ऐसे में क्या आएगा दोस्तों? बिटवीन। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या बोला जा रहा है? आई नीदर स्पीक इंग्लिश डैश अंडरस्टैंड इट। आई नीदर स्पीक इंग्लिश डैश अंडरस्टैंड इट। तो इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या बन रहा है? ना मुझे इंग्लिश बोलना आती है और ना ही मैं इसको समझता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको नाइदर दिखाई देगा, वहां पे आपने उसके साथ क्या लगा देना? नोर। क्या लगा देना? नाइदर के साथ नोर। और यहाँ पे भी आपको आइदर दिखाई देगा, आपने उसके साथ क्या लगा देना? और। ठीक है दोस्तों, इस तरह के जो दो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बन सकती है। तो आपने नाइदर के सामने नो लगा देना और आइदर के सामने और लगा देना। उम्मीद है जो इंग्लिश का पार्ट है उसको समझने में आपको मजा आया होगा। तो दोस्तों, हिंदी के पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारी जो फैसिलिटीज़ है उनका लाभ ले रहे हैं। उन्होंने हमें इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है और जो डेली की अपडेट्स है वो हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी के थ्रू डालते रहते हैं। उसके अलावा दोस्तों, इंस्टाग्राम आईडी का जो नेम है वो मैं आप सभी के सामने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आपको जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम, जेबीटी टेट या किसी भी और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हिंदी वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखिए दोस्तों, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? अब मैं आपको बता दूं मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर है हमारे 4। अब ये जो मूल स्वर है इनकी हम पहचान किस तरह से करते हैं? जिनकी अपनी ही एक वैल्यू हो, जिनका अपना एक वजूद हो। अब मैंने बोला अ हमारा आ गया मूल स्वर, क्योंकि इसका एक अपना वजूद है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा आ है वो अ से ही बना है, तो जो हमारा आ है वो मूल स्वर नहीं होगा। जो हमारा अ है वो आ गया मूल स्वर। उसके अलावा जो हमारी छोटी ई है वो भी आ गई हमारी मूल स्वर। पहले आ गया हमारा अ, उसके अलावा हमारी छोटी ई। ठीक है दोस्तों, जब हम लिखेंगे बड़ी ई, तो ये जो बड़ी ई है वो छोटी ई से ही बनी है, इसका अपना वजूद नहीं है, तो बड़ी ई हमारी मूल स्वर नहीं है। उसके अलावा दोस्तों हमारा आ गया छोटा ऊ। जब हमने बोला ऊ, तो ऊ से ही बना है ऊ, छोटे ऊ से क्या बना है? बड़ा ऊ। तो हमारा तीसरा यहाँ पे मूल स्वर मिल गया। और चौथा मूल स्वर हमारा कौन सा है? ऋषि वाला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो राइट आंसर है 4। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है। इनमें से अलग प्राण वर्ण है, इनमें से जो अलग प्राण वर्ण है वो कौन से है? अब देखिए दोस्तों, जो वर्ण है वो कई तरह के होते हैं। अगर हम इनको क्लासीफाई करें अलग प्राण और महाप्राण में, तो ऐसे जो वर्ण है जिनको बोलने में जो मुंह से आवाज है वो लंबी निकले,
उनको हम क्या कहते हैं, महाप्राण वर्ण। ठीक है दोस्तों, महा मीन्स बड़ा, महाप्राण वर्ण। और जो हमारे ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में जब मुंह से आवाज है वो छोटी ही निकले, उनको हम क्या कहते हैं, अलप्राण वर्ण। अब हमने यहाँ पे छांटना है कि कौन से ऐसे दो वर्णों का जोड़ा है जिनको बोलने में जो मुंह की आवाज है वो कम निकल रही है। जैसे हमने बोला फ भ, जब हमने बोला फ, तो फ बोलने के टाइम भी मुंह से ज्यादा आवाज निकल रही है, भ बोलने के टाइम भी मुंह से ज्यादा आवाज निकल रही है। आगे हमारा थ, जब हमने बोला थ, तो थ को बोलने में ज्यादा आवाज निकल रही है, घ को बोलने में ज्यादा आवाज निकल रही है। श और श को बोलने में भी जो आवाज है वो ज्यादा निकल रही है जब हमने बोला ट और जब हमने बोला ड। तो इन दोनों को बोलने के समय जो आवाज है वो कम ही निकल रही है। तो यहाँ पे जो हमारे ट और ड है वो हमारे आगे अलग प्राण। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, य र ल थ, य र ल थ। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, य र ल थ, इनमें से जो महाप्राण वर्ण है वो कौन सा है। ऐसा कौन सा वर्ण है जिनको बोलने में जो समय है वो ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले आप बोल के देखिए य, उसके बाद बोल के देखिए र, उसके बाद बोल के देखिए ल, उसके बाद बोल के देखिए थ। जब हमने बोला थ, तो थ को बोलने में जो समय है वो भी ज्यादा लगा और जो आवाज है वो भी ज्यादा मुंह से निकल रही है। तो यहाँ पे महाप्राण वर्ण कौन सा हो गया हमारा, थ। ऐसा जो वर्ण है जिनको बोलने में मुंह से लंबी आवाज निकले वो हो गया महाप्राण, और जिनको बोलने में कम आवाज निकले वो हो गए हमारे अलप्राण। आगे दोस्तों, ढ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ढ का उच्चारण स्थान क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने बोल के देखा ढ ढ। अब आपने एक चीज देखी होगी, जो हमारे जीभ से उपली दीवार है, ठीक है, जहां पे हमारी जीभ की पोजीशन है उसके ऊपर वाली जो दीवार है वहां पे एक जो मूवमेंट है वो हो रही है। आप बोल के देखिएगा ढ, बोल के देखो ढ। तो जो हमारी जीभ है वो ऊपर की तरफ जा रही है और उसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धा। और ये जो हमारी मूर्धा है वही ढ का एक उच्चारण स्थान है। तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो उच्चारण स्थान वाला टॉपिक है आपने 100% क्लियर करके एग्जाम में जाना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, आ कौन सा स्वर है, आ कौन सा स्वर है। क्या यह ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्वर है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब अगर हम बात करें आ की, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। जैसे हमने बोल के देखा अ, उसके बाद हमने क्या बोल के देखा आ। जब हमने बोल के देखा अ, तो अ को बोलने में जो हमारा समय है वो कम लगा। तो वो जो हमारे ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में समय कम लगे उनको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। और ऐसे जो स्वर है जिनको बोलने में समय ज्यादा लगे, जैसे पहले आप बोल के देखिए अ बोल के देखा तो ये हमारा हो गया ह्रस्व स्वर। अभी हमने बोल के देखा आ, जब हमने आ बोल के देखा आवाज भी लंबी जा रही है, समय भी ज्यादा लग रहा है, तो ये हमारा स्वर है वो कौन सा हो गया, हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, मृदुल का विलोम शब्द क्या है। का मुलायम या कोमल मीनिंग रहता है। अगर हम रुक्ष की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा रूखा। तो यहाँ पे दोस्तों मृदुल का विलोम जो है हमारा रहेगा रुक्ष। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही रहने वाला है। आगे दोस्तों, एकाधिकार का विलोम क्या है। एकाधिकार जिसके ऊपर एक ही अधिकार हो, उसके अलावा दोस्तों इसका आएगा हमारा सर्वाधिकार, जिसके ऊपर सभी का अधिकार हो। विलोम शब्द मीन्स उल्ट शब्द। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या पूछा जा रहा है, सूक्ष्म का विलोम क्या है। सूक्ष्म जो कि ज्यादा ही छोटा हो, इसका दोस्तों जो विलोम है वो क्या रहने वाला है, स्थूल। अभी ये जो स्थूल है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहता है, मोटा या घना। जो स्थूल है इसका अगर हम सिंप्लीफाई करके मीनिंग जाने तो इसका मीनिंग रहता है मोटा या घना। तो सूक्ष्म का जो ऑपोजिट है वो भी यही रहेगा, स्थूल। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या पूछा जा रहा है, ब्रह्मा का विलोम क्या है, ब्रह्मा का उल्ट क्या है। अब ये जो ब्रह्मा है वो रहता है हमारा परमात्मा। परमात्मा का जो उल्ट है वो क्या है दोस्तों, जीव। तो उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस है वो आप सभी को इंपॉर्टेंट लगे होंगे। दोस्तों आपने इनको समझना भी है, कॉपी के ऊपर भी नोट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।